हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम में। दोस्तों, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आती जा रही है। इसी वजह से हमने यह सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने सबसे पहले इतिहास से जुड़े हुए एमसीक्यूज पर चर्चा की थी। आज हम राज्य व्यवस्था के एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। यह चर्चा आपकी परीक्षा में आपकी तैयारी को और बेहतर करने वाला है, यानी कि आपकी तैयारी को धार देने वाला है। तो हमसे लगातार आप जुड़े रहें। हम हर दिन लगातार रात को 9 बजे इस सीरीज के एक एक एपिसोड के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन बुनियादी विशेषताओं में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा कथन है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? यहाँ पर देखिए, ए केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है पहले स्टेटमेंट को लेकर के कि हमें केशवानंद भारती केस के बारे में पता होना चाहिए जो कि 1973 का है। लेकिन उसके थोड़ा पीछे चलते हैं। इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा बेरूवाड़ी यूनियन 1960 के मामले को। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के महत्व को पहचाना, लेकिन राय दी कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस अगर हम 1973 वाला देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवाड़ी यूनियन केस के फैसले को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो यहां पर एक बार आपको समझना होगा कि उसके बाद आगे वह क्या कहता है, वह महत्वपूर्ण है। और इसके बाद उसका यह मानना है कि अगर संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी विशेषताओं को बदला या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, यही बुनियादी विशेषताओं की बात की जा रही है। इसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता है और यह भी कह रहा है बदलाव के साथ साथ आप संक्षिप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो इस हिसाब से यह जो स्टेटमेंट है, जहां तक लिखा है वहां तक पूरा का पूरा सही है। अब दूसरी एक बात देखिए, यहां पे दूसरा कथन क्या कहता है कि 44वें संशोधन अधिनियम की बात कर रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है दोस्तों? वास्तविकता यह है कि 44वां संशोधन अधिनियम नहीं है, अधिनियम है 42वां। 42वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है? वह कहता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े जाएंगे। और भी इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन की हम बात कर रहे हैं यहां पर इस स्टेटमेंट की। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में देखिए, चूंकि अगर यहाँ पे 44वां लिखा है तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है और केवल एक ही स्टेटमेंट अगर सही है तो हम कहेंगे केवल एक हमारा यानी कि सही उत्तर हो गया। अब उसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा तय कर सकती है। अब यहां पे देखिए, किसी भी देश पर युद्ध की घोषणा करना, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, किसी भी राज्य के भीतर एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। यहां पे ये चार बातें बताई गई हैं और आपको बताना है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। यानी कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन सी बातें अनुच्छेद 3 में हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, ए कहता है केवल 3, बी कहता है 1 2 4, सी कहता है 2 और 3, और डी कहता है 1 2 और 3। तो दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में देखें तो वहां पर संसद कानून द्वारा किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके, या किसी राज्य के किसी हिस्से को, किसी क्षेत्र को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकता है। तो यहां पर देखिए, कुछ जो बातें हैं वो जरूरी हैं। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकता है, यह बात साफ साफ लिखी है। क्षेत्रफल में वृद्धि, किसमें? क्षेत्रफल में। अब यहां पे देखिए, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकता है तो इसका मतलब यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? यहां पे स्टेटमेंट 3 यह वाला सही हुआ। अब उसके बाद देखिए, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम भी कर सकता है, वृद्धि भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, दोनों बातें। लेकिन फिलहाल के लिए कम वाली बात तो नहीं लिखी है, वृद्धि वाली बात लिखी, तो इसे हम सही मानेंगे। उसके अलावा किसी भी राज्य की सीमाएं बदलना, यानी कि राज्य की सीमाएं बदलने का प्रावधान भी अनुच्छेद 3 में है। अब यहां पे देखिए, किसमें यह बात कही गई है? तो दूसरे स्टेटमेंट में यह बात की, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, इसका मतलब कि यह भी सही है। अब 2 और 3 तो सही है, पहला और चौथा सही नहीं है।
अब देखिए राज्य का नाम भी बदला जा सकता है, अनुच्छेद 3 में यह भी बात दी गई है। लेकिन अब चलिए हम बात आ जाते हैं कि यहाँ पर दो बातें थी जो अनुच्छेद 3 में मिली। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं जिसे जानना जरूरी है। अनुच्छेद अनुच्छेद 3 में स्वायत्त परिषदों का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि इससे कोई संबंध नहीं, तो इसको तो हटा ही दीजिए। अब एक बचता है किसी भी देश पर युद्ध की घोषणा, ये कहां पर है इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जानकारी हमें मिलेगी अनुच्छेद 352 में। तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 352 जो है उसमें क्या बात कही गई है, उसमें बात कहा गया है कि बाहरी आक्रमण होने पर संसद किसी भी देश पर युद्ध की घोषणा कर सकती है। अगर संसद युद्ध की घोषणा कर सकती है किसी भी देश पर, यह बात तो सही है, लेकिन यह बात अनुच्छेद 3 में नहीं है। तो ऐसे में यह स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो गया सवाल के हिसाब से। तो कौन कौन से इसमें सही हैं? 2 और 3 सही हैं, और 2 और 3 सही हमें कहां मिलेंगे? हमारा विकल्प जो सी है वहां पर मिलेंगे। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5वां संशोधन अधिनियम 1955 राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं के लिए समय निर्धारित करने का अधिकार देता है। राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के संबंध में विचार व्यक्त करना। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को नामित किया गया है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं पहली और दूसरी बात को। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहां पे जो बात कही गई है संशोधन अधिनियम की, तो 5वां संशोधन अधिनियम 1955 जो है उसके माध्यम से राष्ट्रपति को केंद्रीय कानून के संबंध में राज्य विधानसभाओं के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय सीमा तय करने का अधिकार दिया गया है। अगर ऐसा है तो ऐसे में पहला स्टेटमेंट सही है। और उसके बाद बात करें 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की, तो दिल्ली के लिए देखिए यहां पे बात की गई 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दिल्ली को नामित करता है, केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, अब यहां पे क्या कहता है कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित होने के साथ ही यहां पर विधायिका होगी जिसमें कि 70 सदस्य होंगे। ठीक है, और मंत्रियों की बात करें तो 7 सदस्यों के मंत्री होंगे। तो 70 सदस्य होंगे जो विधायक होंगे, और 7 सदस्य इनमें से ऐसे होंगे जो कि मंत्री होंगे। तो दोनों बातें सही हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा विकल्प सी यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। अब उसके बाद चौथे कथन पे आ जाइए। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब 4 बातें देखिए लिखी गई हैं, एक एक करके हर बात को समझने का प्रयास करते हैं। सही नहीं है मतलब क्या? सीधे सीधे पहले तो सवाल को समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि कौन कौन से गलत हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि गलत क्या है हमें ये बताना है। अब पहली स्टेटमेंट को देखिए, संविधान का आकार बड़ा है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। फिर दूसरा है, यदि राज्यों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाता है तो उत्तर पूर्व राज्यों के लिए एक अलग संविधान के प्रावधान है। यानी कि संविधान में ऐसा लिखा है कि अलग से उत्तर पूर्व राज्यों के लिए संविधान बन सकता है अगर विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाए राज्यों के द्वारा। फिर तीसरी बात कि भारत के संविधान के प्रावधान विभिन्न देशों से उधार लिए गए, यानी कि विभिन्न देशों से प्रभावित है। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब इनमें से कौन सी बात गलत है दोस्तों, यह जानने के लिए सबसे पहले जवाब पे आते हैं, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सही उत्तर है वह यह है कि बी, जो यह बात कही है कि राज्य जो अगर चाहे तो विशेष बहुमत से ऐसा कर सकते हैं कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए अलग से संविधान का प्रावधान कर सकते हैं अनुमोदन के माध्यम से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा प्रावधान कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यह बात तो बिल्कुल भी सही कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 470 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 25 भागों में विभाजित है, 12 अनुसूचियों वाला एक विस्तृत और वृहद दस्तावेज है। लेकिन कहीं भी उत्तर पूर्व राज्यों के लिए अलग संविधान का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि अगर हम मूल रूप से देखें तो तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक अलग संविधान था, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करें विभिन्न देशों से उधार लेने की, तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं से कुछ नहीं लिया गया, बिल्कुल लिया गया है, और यह बात स्पष्ट रूप से जाहिर भी है। जैसे कि ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जापान से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित अन्य कई देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। अब बात की जाए भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है, देखिए बहुत सारी चीजों से हम प्रभावित हुए, अलग अलग देशों के संविधान से हमने उनको लिया, ग्रहण भी किया, लेकिन जो मूल संरचना है वह भारतीय यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। तो यह बात बिल्कुल सही है। सी सही है, डी सही है,
ए भी सही है, लेकिन बी यहाँ पे सही नहीं है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है, बी है, क्योंकि हम यही बताना था कौन सा कथन सही नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल वह भी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। फिर दूसरी बात क्या कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग केवल लोकसभा चुनाव के लिए किया जाता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। अब देखिए आपको यहाँ पे समझना होगा, दोनों बातों को समझिए, पहली बात को फिर दूसरी बात को। पहली बारे में अगर बात करें तो भारतीय लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर कार्य करता है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। भारत का लोकतंत्र किस पे है, एक व्यक्ति एक वोट, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान या निवास स्थान की परवाह किए बिना चुनाव में मतदान करने का हकदार होगा। इस अधिकार को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। तो यह जो है कैसे सुनिश्चित होता है, भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है वो याद रखिएगा, अनुच्छेद है 325, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है। अब यह 325 क्या करता है कि यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति है जो धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दबाव करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। मतलब कि वह अयोग्य नहीं होगा, किसी भी मतदाता सूची में शामिल हो सकता है, उसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित किया जाएगा अनुच्छेद 325 के माध्यम से। ठीक है, अब यहां पे ये बात समझ में आती है कि ठीक है कि 21 से 18 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब यह जो है, अब यहां पे याद रखिए ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, 1989 का है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में यह तय किया गया था कि 21 से 18 वर्ष किया जाएगा, तो यह कथन तो सही है पहला वाला। दूसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन जो बात यहाँ पे कह रहा है कि केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, क्या यह बात सही है? तो देखिए ऐसा नहीं है। जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 है, वह लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु दोनों के लिए 21 से 18 वर्ष घटा रहा है। यह बात जब उसमें जाहिर है तो लोकसभा के लिए सिर्फ हम क्यों बोलेंगे? यहाँ पे तो विधानसभा की बात कही गई है, 61वें संविधान संशोधन में ही यह बात कही गई है, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत हो गया। कि अगर यहाँ पे केवल ना लिखा होता तो यह बात उतनी हार्ड स्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन सिर्फ केवल लिखा है, इस वजह से यह बात चुभ रही है, सही नहीं लग रही है। तो ये बात समझ गए, तो केवल एक ही कथन सही है, तो सही उत्तर क्या होगा? आप कह सकते हैं सही कथन है केवल एक, यानी कि ए। जवाब मिल गया है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ने का समय है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के पूर्ण विश्वास और श्रेय खंड की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रेय, इसको क्या कहा जाता है? फुल फेथ एंड क्रेडिट। इसकी व्याख्या संविधान में क्या कहीं पे है? पहले वो जानने से पहले हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि यह व्याख्या कहां पे मिलती है। संविधान का एक प्रावधान है जहां पर यह व्याख्या है, समझने का प्रयास कीजिए वो कहां से हो सकता है। पहले हम वो स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो बातें देख लेते हैं एक एक करके। इसमें प्रावधान है कि देश के सभी नागरिकों से संविधान में आस्था रखने और उसका अक्षरशः पालन करने की अपेक्षा की जाती है। फिर है इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार को पूरी निष्ठा और निष्ठा से पालन, यानी कि दो बार हो गया, निष्ठा से पालन करना होगा। फिर सी है, इनमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों पर पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब यहां पर बात आती है कि सबसे अच्छी व्याख्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है या कोई कर भी नहीं रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हम क्या कहेंगे यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब हमारा क्या होगा, पहले यह स्पष्ट कर देता हूं कि सी हमारा सही जवाब है। लेकिन कैसे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद है, नाम क्या है? 261। अब यह अनुच्छेद 261 जो है सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है। अब यहां पे बात आती है सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाही से। तो इसमें क्या बात कही गई है? इसमें प्रावधान है कि भारत के पूरे क्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों पर पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाएगा। यह बात कहां पे है?
भारत के संविधान में अनुच्छेद 261 में है। ये बात याद रखिएगा, ये सारी की सारी बातें 261 में ऐसी कैसे दी गई हैं। तो यह पूर्ण विश्वास और श्रेय की बात यहीं पर हमें देखने को मिलती है संविधान में। तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद कौन सा है, याद रखिएगा 261 है। चलिए, जवाब आपको मिल चुका है तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 की 9वीं अनुसूची के तहत लाया गया था? अब यहां पे देखिए विकल्प। सबसे पहले 29वां संशोधन अधिनियम 1972, 74वां संशोधन अधिनियम 1992, 76वां संशोधन अधिनियम 1994, 78वां संशोधन अधिनियम 1995। दोस्तों, आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण आबादी के कुछ वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों और यहां तक कि विधानसभाओं में सीटों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के बारे में है। इन वर्गों को अपनी जातिगत पहचान या पिछड़ेपन के कारण ऐतिहासिक अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। इस आधार पर यह दिया गया है। कोटा आधारित सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि किस प्रकार का भेदभाव माना जाता है? आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव। अब यहां पे कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी है। जैसे कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में हमें एक मामला है इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ 1992, इसको याद रखना होगा। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ कब का है? 1992। अब इसमें बात क्या कही गई है? इसमें कहा गया है कि सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया है कि जो 50% का आरक्षण है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यह बात इसमें कही गई थी, यानी कि 50% की सीमा के बारे में बात कही गई थी। और जो ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण है उसे भी बरकरार रखने की बात कही गई है। अब यहाँ पे बात आती है क्रीमी लेयर की अवधारणा की, तो वह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्रीमी लेयर की अवधारणा के बारे में पता चला, बल मिला कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रारंभिक नियुक्तियों तक। किसकी बात हो रही है? पिछड़े वर्ग तक के लिए। अन्य वर्गों को शामिल मत कीजिएगा, पिछड़े वर्ग की बात हो रही तो उसी को ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले के बावजूद फिर इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 के बाद से कई राज्यों में ऐसा हुआ कि 50% की सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए गए। कहां कहां किए गए हैं जो 50% की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं? जैसे कि सबसे पहले तो देखिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अलावा और कहां पे कर रहे हैं? स्पष्ट लिख देता हूं, महाराष्ट्र। ठीक है। अब अगला देखिए, और भी कुछ राज्य हैं जिसमें से एक एक दो दो नाम आपको बताते चलता हूं। एक तो है तेलंगाना। तेलंगाना के बाद क्या और कोई राज्य है? बिल्कुल, और भी राज्य हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, तेलंगाना के अलावा आप कुछ राज्यों में से एक राज्य है तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे जो हैं 50% की सीमा को क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसी स्थिति में यह कैसे कर रहे हैं? तो 76वें संशोधन अधिनियम 1994 की अगर हम बात करें, याद रखिएगा कौन सा है? 76वां संशोधन अधिनियम 1994, जो हमारा सी विकल्प है। उसमें यह बात कही गई है कि न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 69% आरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब यह नहीं कहा गया कि हम ऐसा कर रहे हैं बचाने के लिए। मेन बात यह है कि 9वीं अनुसूची में डाला गया जिससे कि यह सुरक्षित किया जा सके कि न्यायिक समीक्षा ना हो, यानी कि न्यायिक समीक्षा से बचने का एक उपाय है। ये आपने पढ़ा होगा कि न्यायिक समीक्षा से बचने का उपाय क्या है? 9वीं अनुसूची। इसीलिए हमेशा मांग होती रहती है कि किसी भी चीज के लिए कि इसे 9वीं अनुसूची में कानून बनाओ और 9वीं अनुसूची में डाल दो जिससे कि न्यायिक समीक्षा ना हो। और इसी का प्रयोग किया गया कई राज्य सरकारों के द्वारा। तो उत्तर हमें मिल चुका है। 76वां संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा क्या हुआ? तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 आया। ठीक है। तो इसमें क्या था? 9वीं सूची में लाने की वजह क्या थी? क्योंकि हमें 69% आरक्षण देना था। और 69% आरक्षण देने में दिक्कत क्या आ रही थी? उसमें दिक्कत आ रही थी एक मामला इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ 1992 का मामला था।
तो याद रखिएगा इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ 1992 का मामला। चलिए अगला सवाल है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बी सी डी में देख लीजिए। निदेशक सिद्धांत सामाजिक न्याय के लिए कुछ आदर्शों का निर्माण करते हैं। निदेशक सिद्धांत आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं। निदेशक सिद्धांतों के पीछे की मंजूरी कानूनी है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करना है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 कथन तो यहां पे सही हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जवाब तक लेके जाता हूं, फिर चीजों को और बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। सही उत्तर है हमारा सी, निदेशक सिद्धांतों के पीछे की मंजूरी कानूनी है। अब ये बात क्या है? सही नहीं है, यानी कि ये बात क्या है? ये बात है गलत। अब जो निदेशक सिद्धांत हैं, निदेशक सिद्धांत को कोई न्यायालय से लागू नहीं करवा सकता है। कहने का मतलब ये है, न्यायालय पर जाकर कोई ये नहीं कह सकता कि प्रावधान निदेशक सिद्धांत का है तो उसे लागू करवा दिया जाए, वह कोई सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए। देखिए, यह अपने आप में सामाजिक न्याय के लिए आदर्शों का निर्माण करने की स्थिति जैसे है। जैसे कि मौलिक अधिकार के लिए लोग कानून को लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं। यह आदर्श की स्थिति बनाता है। एक अच्छी सरकार के लिए जरूरी होता है कि इन आदर्शों का पालन करे। और यह कहां से लाया गया है? आयरिश संविधान से अपनाया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य वही है जो महात्मा गांधी का भी उद्देश्य माना जाता है, सामाजिक आर्थिक न्याय को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तो यहां पर देखिए जवाब हमें मिल चुका है, सी हमारा सही जवाब है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के तहत नागरिकों और विदेशियों को कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्राप्त है। दूसरा है, भारतीय संविधान के तहत केवल नागरिकों को ही धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा है, भारत का एक विदेशी नागरिक यानी कि ओसीआई कार्ड धारक सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार का हकदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक और दो, केवल एक, केवल तीन, एक, दो और तीन। अब देखिए यहाँ पे 3 कथन है, तो हमें तीनों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे अनुच्छेद 322 को सबसे पहले देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ये तो आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद अगर हम 22 की बात कर रहे हैं तो यह जो है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बात कही जा रही है कि विदेशी और नागरिकों दोनों को कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद 22 में बात कही जा रही है नागरिकों के लिए भी और विदेशियों के लिए, दोनों को कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्राप्त है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 22 में। यह बात तो सही हो गई पहली वाली। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत केवल नागरिकों को ही धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले को भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? भारतीय संविधान के तहत केवल नागरिकों को ही धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें हमें कौन से अनुच्छेद को देखना होगा? यहाँ पे भी एक अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार में ही है। वो कौन सा है? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के तहत विदेशियों और नागरिकों दोनों को धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ऐसे में यह बात जो है हम देखें तो एक तरह से हमें अधूरी दिखाई देती है, यानी कि सही नहीं, केवल बोल दिया ना। अगर केवल नहीं बोला होता तो बात चल जाती। वही मैंने कहा ये स्टेटमेंट थोड़ी सी हार्ड हो गया, तो इसी वजह से ये बात कटनी पड़ेगी। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत का एक विदेशी नागरिक ओसीआई कार्ड धारक सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार का हकदार है। अब देखिए ओसीआई कार्ड धारक से मतलब क्या है? भारत का विदेशी नागरिक ओसीआई कार्ड धारक नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति है और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों का हकदार है। लेकिन एक ओसीआई निम्नलिखित अधिकारों का अधिकार यानी कि हकदार नहीं होगा। किन किन अधिकारों की बात कही जा रही है? वह कह रहा है कि वह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार का हकदार नहीं होगा। याद रखिएगा किसमें अधिकार नहीं होगा उसको? बराबर का सार्वजनिक, सार्वजनिक। ठीक है, तो यहां पे एक बात तो यह हो गई कि इस प्रकार से पता चला कि जो सार्वजनिक हैं रोजगार के मामले वो, उसके अलावा और भी हैं क्या कुछ? बिल्कुल और भी हैं। उसके अलावा बताइए कौन से हैं? उसके अलावा है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, यानी कि वह राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र नहीं है। ठीक है,
उसके बाद मतदान के रूप में पंजीकरण का हकदार नहीं होगा, यानी कि वो मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। कौन? ओसीआई कार्ड धारक। अब यहां पे देखिए एक बात आती है, यहां पर हमें ध्यान रखना होगा एक खास बात। खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह जो विदेशी नागरिक कार्ड धारक एक यह जो है वह क्या होता है ओसीआई? इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है किसी में से एक बार कमेंट करके बताइएगा, बाकी लोग भी एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मुख्य बात है वह समझिए। समझने वाली बात यह है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है लेकिन उसके पास विदेशी नागरिकता है तो भारतीय मूल का लेकिन विदेशी नागरिकता है और भारत में रहना चाहता है, ऐसे लोगों को यह ओसीआई कार्ड मिल जाता है। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें रहना आसान हो जाता है। देखिए ये एक मांग उठी थी कुछ समय पहले, जब ये मांग उठी थी जिसकी वजह से इस मांग की आपूर्ति एक तरह से इस ओसीआई कार्ड के माध्यम से ये मांग यह थी दोहरी नागरिकता की। अब दोहरी नागरिकता की मांग को पूरी नहीं की जा सकती थी, तो उसमें यह हुआ कि अगर कोई भारतीय मूल का है और विदेशी नागरिकता है उसके पास, तो उसे ओसीआई कार्ड धारक हम बना सकते हैं, तो उससे उनकी पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन कुछ मामलों में उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलेगा। जो मामले क्या थे आपने देख ही लिया है। सबसे पहले सार्वजनिक रोजगार का मामला, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ मामला, मतदान का मामला। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो सही जवाब है उसमें हमने देखा कि कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही मिल रहे हैं आपको। चलिए बताइए, अंदाजा आपको अब तक में लग ही गया होगा। हमारा सही उत्तर क्या है? बी है, केवल एक यहाँ पर है। ठीक है, अगर समानता के अधिकार का हकदार नहीं है लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन समानता का अधिकार का हकदार है कह रहा है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्राप्त है, यह स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा वाला केवल बात कर दिया है नागरिकों को धार्मिक, केवल नागरिकों को नहीं, सबको है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसी वजह से गलत है। केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अब अगला सवाल है जो कि हमारा अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्तियों या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है? एक है प्रतिषेध, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल एक और दो, बी दो और तीन, सी तीन केवल तीन यानी कि, और डी एक दो और तीन। आप इस सवाल का जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर इसका जवाब नहीं आता है तो जवाब इसका ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हर सवाल आपके लिए परीक्षा तक अब महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए आगे मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें, अपनी तैयारी को धार देते रहें और हम और आप इसी तरह से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।